नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में अपने सभी सुनने वाले साथियों का आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव बस्ती से अभिवादन करता है। अब आइए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जैसा मैंने आपसे पिछले क्लास में चर्चा किया था कि अब आप पेन मैनेजमेंट पर मैंने पिछला जो क्लास लिया था उसको आपने कितना समझा और कितना लाइक किया और कितना प्रयोग किया ये तो आप जाने। फिलहाल आज हम फीवर मैनेजमेंट पर, विभिन्न प्रकार के होने वाले बुखार पर हम चर्चा करते हैं। अब बुखार पर चर्चा करने से पहले हम ये समझ लें कि बुखार है क्या, और वो भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से बुखार क्या है। अलग अलग चिकित्सा पद्धतियाँ अलग अलग तरीके का कारण, अलग अलग तरीके की डिफिनीशन देती हैं। मॉडर्न एलोपैथी में फीवर की बहुत लंबी विस्तृत चर्चा है। होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी में भी इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जब सिर्फ एक प्रकार के रोग की चर्चा करता है कि एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज, लिम्फ या ब्लड में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन रोग का कारण होता है या रोग बनता है, तब हमारे दृष्टिकोण में न तो बुखार कोई रोग है, न कैंसर कोई रोग है, ना आपका फोड़ा फुंसी कोई रोग है, ना खांसी कोई रोग है, ना अस्थमा कोई रोग है। रोग तो सिर्फ एक ही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, और उसी एक रोग के कारण हमारे सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं और सिस्टम के साथ साथ हमारे अंग डिस्टर्ब होते हैं। तो जब हम लिम्फ या ब्लड की दोष के कारण जब हमारे सिस्टम गड़बड़ होते हैं तो उससे हमारे अंग जब गड़बड़ होते हैं तो हम उन अंगों की पहचान करके उन अंगों को साथ लगा के उनकी औषधियों को जब देते हैं तो हम किसी भी नामित रोग पर, नामित रोग का तात्पर्य है जिन नामों से आप रोग को पुकारते हैं वो नामित रोग आपके दूर होते हैं। और हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से फिर ये कहते हैं कि हमने रोग को दूर कर दिया। अब फीवर या बुखार किन्हीं भी कारणों से हो, लेकिन फीवर का होना का तात्पर्य क्या है? हमारे शरीर का तापक्रम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट पर। जब हमारे शरीर का 98.6 फ़ारेनहाइट से हम आगे बढ़ने लगते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, कभी कभी डिक्रीज भी कर जाता है। अभी हम इंक्रीज पर बात कर लें। इंक्रीज करने लगता है तो वहाँ पे हमारे शरीर में कंपन होने लगती है, हमारा शरीर गर्म होने लगता है, हमको हमारे शरीर का ब्लड गर्म होने लगता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और उससे हमारा सर दर्द बढ़ने लगता है। क्योंकि ब्लड जब तेज होता है इसका मतलब कि ब्लड हल्का हो रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन और हार्ट की जो बीट है वो भी इंक्रीज कर जाती है, जिससे हमारी पल्स रेट भी इंक्रीज कर जाती है। तो अब ये सभी कारण होते क्यों हैं? हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने का जो ऑर्गन है वो है थर्मोस्टेट, जो हमारे कान के बगल में एक छोटा सा इन्फंडिबुलम में हाइपोथैलेमस में कैविटी में लटका होता है, जिसे हम थर्मोस्टेट कहते हैं, जो थर्म यानी ताप को नियंत्रित करता है। यानी हमारे शरीर का जब थर्मोस्टेट इरेगुलर हो जाता है तो थर्मोस्टेट से संबंधित सारे सिस्टम हमारे इरेगुलर हो जाते हैं। उस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए या थर्मोस्टेट को री एक्शन में लाने के लिए हमको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एंडो एंजाइम्स रूपी इन औषधियों का सहारा लेना पड़ता है। अब फीवर को हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। एक जनरल फीवर, हम आपको मॉडर्न साइंस के लैंग्वेज में समझा दें कि एक जनरल फीवर या सामान्य फीवर जो आया गया, आप दिन भर आपने बहुत काम किया अपने ऑफिस में, या आप किसी ऐसे में हैं जहाँ पे आपको फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता, हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता, आपको शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है, और शारीरिक श्रम के अनुपात में आपके शरीर की कोशिकाएं उस श्रम को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, जिससे आपके शरीर थर्मोस्टेट इरेगुलर हो जाता है और आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपका मतलब रोगी का। यानी पहला सामान्य यह है कि जब व्यक्ति अपने शारीरिक क्षमता से अधिक श्रम कर दे, उस समय अगर शरीर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम सामान्य फीवर कहते हैं, और आमतौर से सामान्य फीवर लगभग सभी को होने की संभावनाएं रहती हैं। दूसरा हमारा होता है रिमिटेड फीवर, जिसे हम लगातार फीवर बना रहे, हरारत बनी रहे, शरीर में टूटन बनी रहे, अंदर से बुखार आपको लगता रहे, आपका स्वाद मुँह का ना बने, आपको थकान लगातार महसूस होती रहे, और इस तरह के बुखार में वोमिटिंग भी होती है, जी मचलाता है, सर दर्द बढ़ जाता है, इंटेस्टिनियल कॉलिक पेन होता है, आंतों में
जो है एक तरीके की गैस ज़्यादा बनती है और पेट आपका साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, पेट में दाएं और बाएं हल्के हल्के उभरते हुए आपको मीठे मीठे दर्द की अनुभूति होती है। और ये टाइफाइड के फीवर हो सकते हैं, मलेरिया के फीवर हो सकते हैं जो लगातार बने रहें, इंटरवल के बाद डेंगू के फीवर हो सकते हैं। इस तरीके के जो नाम तरह तरह के चल गए हैं, मतलब लगातार बने रहने वाला फीवर। और ऐसे में हम भोज्य पदार्थों से आने वाले इन्फेक्शन के कारण इस तरह के हमारे बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं या वायरस प्रवेश करते हैं, जिनके कारण ये इस प्रकार के फीवर हो सकते हैं। और दूसरा है इंटरमीडिएट फीवर, जो आया और चला गया, जिसमें लीवर, स्प्लीन, आपका पैंक्रियाज, स्टमक, गॉल ब्लैडर, किडनी, इन सब में कोई ना कोई दोष आ जाने पे या इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाने पे या इनमें इनलार्जमेंट हो जाने पे या इनमें कोई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाने पे इस तरह के फीवर आते हैं कि जब आपकी किडनी काम नहीं कर पा रही, किडनी में कोई दोष है तो आपको फीवर हो सकता है। आपका स्प्लीन इनलार्ज है तो फीवर आपको हो सकता है। आपका पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसके पेन से आपको फीवर, हरारत हो सकती है। आपकी आंखों में जलन हो सकती है। और इस तरीके के लगातार शिकायतों के बने रहने पे कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहेगा। फीवर इसमें आने के बाद कॉन्स्टिपेशन का बना रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम फीवर को जरा डिवाइड कर लें। एक फीवर आपका ठंड लगने से होता है, जब आप भीग जाएं या किसी कच्चे पानी में या नदी में आप स्नान लगातार 2-4-10 दिन कर लें तो आपके टॉन्सिल बढ़ जाएं, आपके कानों के आसपास दर्द होने लगे, गले में आपको दर्द होने लगे, उससे आपको फीवर आ जाए। तो इस तरीके के जब विभिन्न प्रकार के कारणों से फीवर होते हैं तो हम केवल F1, Ven1 और WE देकर के बुखार नहीं उतार सकते। हमारे कई साथी कहते हैं सर आपने फीवर में लिख दिया F1, Ven1 और WE दीजिए। F1, Ven1 और WE ये आपका फीवर का एक मानक ट्रीटमेंट है। जब आप ये मान लें कि आपको सामान्य फीवर है, जब आप शारीरिक श्रम करके आए हैं, आप थके हुए हैं और आपके फीवर बढ़ा हुआ, आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है, वहाँ पे आप F1, Ven1 और WE देंगे तो पेशेंट का बुखार तत्काल उतर जाएगा। अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है तो आप इसी का F1 और F1 और A1 10-10 ड्रॉप दे दीजिए और F2 और A3 10-10 ड्रॉप दे करके WE डाल करके आप एक पट्टी, जिसको कॉटन की पट्टी पानी में भिगो करके आप माथे पर लगा दें, आपके पीठ पर मल दें, सीने पर रख दें, फीवर आपका उतर जाएगा। लेकिन अगर आपका किडनी में कोई प्रॉब्लम, उससे आपको फीवर है, स्प्लीन में प्रॉब्लम, उससे आपको फीवर है, या टाइफाइड फीवर है आपको, या मलेरिया का फीवर है, तो फिर संबंधित अंगों से संबंधित आपको लीवर का, जैसे मलेरिया का फीवर है तो आपको लीवर की दवा देनी है, आपको इंटेस्टाइन की दवा देनी है, पाचन क्रिया आपको ठीक करनी है। तो फिर उसके साथ एक्सेसरी ऑर्गन्स आपको जोड़ने हैं। अब जैसे सर्दी में आपको फीवर हो गया, तालू, आपका टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, तो टॉन्सिल बढ़ा हुआ तो आपको वहाँ पे C15, C13 और A1 ये दोनों का मिक्सचर देना पड़ेगा तात्कालिक में। BE भी देना पड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे टॉन्सिल बढ़ा हुआ है। और फीवर के साथ आपको F1, Ven1 और WE देना है। अगर गले में दर्द हो रहा है, टॉन्सिल नहीं है, गले में दर्द हो रहा है, सर्दी लगने के बाद फीवर है, गले में दर्द है, तो फिर आप बाहर से S5BE का कपड़ा भिगो करके गले पर भी लगा सकते हैं और P3 और C13 आप उसको खाने के लिए दे सकते हैं, प्लस F1, Ven1 और WE आपका फीवर के लिए चलेगा। तो इस तरीके से जो संबंधित ऑर्गन, अब मान लीजिए किडनी आपकी खराब है या किडनी आपकी काम नहीं कर रही है, किडनी के काम न करने की जो पहचान है वो हाथ पैरों में सूजन दबाने पर उस पर गड्ढे पड़ने लगेंगे, आंखों के यहाँ पर आपको उभार आ जाएगा, सूजन आ जाएगी, लालिमा आ जाएगी। अगर इस तरह के लक्षण दिखते हैं और फीवर आपको होता तो वहाँ पे आपको किडनी की भी दवा देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ आपको पैंक्रियाज की भी दवा देनी पड़ेगी। दोनों की दवाएं में आपको मिलाएंगे और ऑर्गन वाइज मेडिसिन की बुक आपके पास चूंकि पहुँच चुकी है, आप उस ऑर्गन वाइज मेडिसिन को रट डालिए कि किस ऑर्गन पर कौन सी मेडिसिन है। जनरल फार्मूले के साथ साथ जिन अंगों की संभावना संबंधित रोग में आपको लगे या रोगी की शिकायत से आपको लगे कि हमको ये दवा भी यहाँ देनी चाहिए, तो आप निश्चित रूप से उस दवा को दीजिए। अगर आप गलत चयन भी कर लेंगे तो दवा नुकसान तो करना नहीं है, लेकिन बाय द वे अगर हो सकता है आपका सोचने का तरीका रोगी के रोग को ठीक कर ले जाए, इस नाते कभी भी आप दवा देने में कंजूसी ना करें। दवाओं को आप जितने ऑर्गन सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें यह भी खराब हो सकता है। अब किडनी अगर खराब होगी तो यूरिनरी ब्लैडर में भी दिक्कत आ सकती है, यूरेथ्रा में भी दिक्कत आ सकती है, लीवर में दिक्कत आ सकती है, तो आप इनसे संबंधित औषधियों को उसमें मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। डोज अलग अलग कर दीजिए,
जिस अंग की खराबी आपको ज़्यादा लग रही है उसका डोज थोड़ा बढ़ा दीजिए, जो आपको सहायक अंग लग रहा है उसका डोज कम कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के F1, वेनवन और WE आपकी प्रमुख फीवर की दवा है। लेकिन साथ साथ संबंधित, अब मान लिया मलेरिया हो गया तो मलेरिया आपके ब्लड में जाएगा, तो आप वहाँ पे आपको C3 भी देना है, क्योंकि C3 बिना दिए आपका जो है बुखार कवर ही नहीं होगा, क्योंकि ब्लड टिश्यू मेडिसिन, आपकी ब्लड की जो मेडिसिन है वो C3 है, तो C3 भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको सरदर्द भी हो रहा है और बुखार हो रहा है, तो सरदर्द में आपको CNS, अब आप चर्चा कर लें कि CNS और L2 और L3 में हमको फीवर में क्या देना है। तो फीवर में सदैव आपको L2 ही देना है, L3 नहीं देना है। L2 प्लस CNS आप एक अलग फार्मूला जोड़ करके बना लीजिए, बाकी आपको जो दवाएं F1, वेनवन दे रहे हैं उसको दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत नमस्कार। आप सब फलते फूलते रहें, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जोत जहां पर है वहां जलाए रखें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में बुधवार की रात। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।